आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ व्हाट इज़ द यूलर्स इक्वेशन। जो यूलर्स इक्वेशन है, बेंडिंग स्ट्रेस जो फार्मूला है वो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। बेंडिंग स्ट्रेस फार्मूला और बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन कैन बी रिटेन एज एफ बाई वाई, आइदर एफ बाई वाई और सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर। यहाँ पे क्या, ये जो फार्मूला है ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो फार्मूला है इसके टर्म्स क्या क्या है, जो सिग्मा है उसको हम लोग एफ, स्मॉल लेटर एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। और वो आपका हो गया बेंडिंग स्ट्रेस, वाई हो गया डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, एम हो गया बेंडिंग मोमेंट, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ई हो गया आपका योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया हूँ, इस डायग्राम में कोई भी बीम बेंड होने के बाद जो भी रेडियस बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद जो बीम बेंड हो रहा है बिकॉज ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस वो हो गया आपका सिग्मा। एम क्या हो गया, जो मोमेंट जो कपल लगते हैं बेंडिंग बीम को बेंड करने के लिए, वो हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट। आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूलास, बहुत सारा फार्मूलास मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर डिफरेंट सेक्शन। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन के कितने होते हैं, बी एच क्यूब बाई 12। उसके बाद योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, मटेरियल कि कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक मटेरियल के अलग अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। और आर जैसे आप लोग देख पा रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग जो इक्वेशन बना है उससे हम लोग कोई दो वैल्यूज़ को इक्वेट कर सकते हैं। जैसे सिग्मा बाई वाई इज़ इक्वल टू एम बाई वाई लिख सकते हैं, या तो एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर लिख सकते हैं, या तो सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर लिख सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने इक्वेट कर दिया सिग्मा बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई, उससे सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बाई आई इंटू वाई बन जाएगा। सो एम बाई आई इंटू वाई बन गया। उसके बाद व्हाट इज सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस इज डेनोटेड बाय आई बाई वाई। आई हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाई हो गया डिस्टेंस ऑफ द फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इसको कैसे दिखाएंगे, जैसे मान लिया एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ये रेक्टेंगुलर जो सेक्शन है इसमें क्या है, न्यूट्रल एक्सिस जो है ये सेंटर से जा रहे हैं और सेंटर से लेके जो एक्सट्रीम फाइबर है इसका डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे वाई डिस्टेंस। और उसी को ही हम लोग बोलते हैं द डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। देखिए सेंटर से जा रहा है हम लोगों की न्यूट्रल एक्सिस और दो इसमें एक्सट्रीम फाइबर होते हैं। एक हो गया आपका ये वाला एक्सट्रीम फाइबर और दूसरा एक्सट्रीम फाइबर आप लोगों का ये बन गया। तो दो एक्सट्रीम फाइबर है और दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेंटर से y/2, ऊपर भी y/2 नीचे भी y/2। सो इट विल बी y/2 और y को हम लोग डिनोट करेंगे y/2 से या h/2 से। So what is the Z? Z is the function of section modulus is the function of the beam cross section only. Z is the other name, section modulus is the other name of the strength of the beam. ये भी आप लोगों को याद रखना है कि अगर दो बीम दिए गया है और दोनों बीम के हम लोगों को स्ट्रेंथ निकालनी है कि कौन सा बीम ज़्यादा ताकतवर है या कौन सा बीम ज़्यादा वेट कैरी कर पा रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, दोनों बीम के जो सेक्शन मॉडुलस है दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड कर देंगे। तो दोनों सेक्शन की जब मैं सेक्शन मॉडुलस निकालूंगा, जिस सेक्शन का भी ज़्यादा सेक्शन मॉडुलस बन पा रहे हैं वही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू दी अदर वन।
द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम सेक्शन मेनली डिपेंड्स ऑन द सेक्शन मॉडुलस। द फ्लेक्सरल फार्मूला कैन बी रिटन एज, देखिए मैंने अभी बताया था सिग्मा इज इक्वल, जैसे ये फ्लेक्सरल फॉर्म बेंडिंग इक्वेशन है, इससे क्या आ रहा है m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी m बाई आई इंटू वाई। सो m बाई आई इंटू वाई, सो जो i बाई वाई है उसको हम लोग z भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा, सो बेंडिंग इक्वेशन सिग्मा इज इक्वल टू m बाई जेड बन गया है इससे, क्योंकि नीचे i ऊपर y था, सो i डिवाइडेड बाई y z बन गया, सो m बाई जेड हो गया इक्वल टू द बेंडिंग स्ट्रेस। उसके बाद सेक्शन मॉडुलस फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, बी एच क्यूब बाई 12। अगर बी एच क्यूब बाई 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे h बाई 2 से, तो बन जाएगा बी एच स्क्वायर बाई 6, जो कि ये जो वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ वही हो गया आपका सेक्शन मॉडुलस फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ ब्रेड्थ बी एंड हाइट h। इसको बाद स्क्वायर सेक्शन की क्या बनेगा, स्क्वायर सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाता a टू दी पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई a बाई 2, तो बन गया a क्यूब बाई 6, जो कि सेक्शन मॉडुलस फॉर द स्क्वायर बीम है। उसके बाद व्हाट विल बी द सेक्शन मॉडुलस फॉर द सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू क्या था, जो सर्कुलर सेक्शन है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया था पाई इंटू डी टू दी पावर ऑफ 4 बाई 64। सो अगर पाई इंटू डी टू दी पावर ऑफ 4 बाई 64 को हम लोग डिवाइड कर देंगे रेडियस से या d बाई 2 से, क्योंकि y हो गया आपका d बाई 2, तो वैल्यू हम लोगों के पास आएगा पाई इंटू डी क्यूब बाई 32 वैल्यू, जो कि मैं दिखा रहा हूँ वही है। उसके बाद फ्लेक्सरल रिजिडिटी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया फर्स्ट क्लास में ही कि फ्लेक्सरल रिजिडिटी क्या होते हैं। फ्लेक्सरल रिजिडिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो EI दोनों को मिला के हम लोग फ्लेक्सरल रिजिडिटी बोलते हैं। E हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल विच इज़ एक्चुअली द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल कितने हार्ड है और मतलब कितना खींचा जा सकता है विदाउट एनी रप्चर। कोई भी मटेरियल जैसे इलास्टिक मटेरियल होगा उसको हम लोग ज़्यादा खींच पाते हैं, और ब्रिटल मटेरियल्स हो गया जिसको हम लोग खींचने के तुरंत बाद क्या हो जाता है, ये रप्चर हो जाते हैं या फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो जिस मटेरियल का भी योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा खींच पाते हैं विद इन दी इलास्टिक लिमिट। उसके बाद एक्सियल रिजिडिटी क्या हो गया, एक्सियल रिजिडिटी हो गया योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जगह में एरिया ऑफ द मेंबर को, एरिया ऑफ द मेंबर, जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई करते हैं उसको फ्लेक्सरल रिजिडिटी बोलते हैं। जब एरिया मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं, तब एक्सियल रिजिडिटी बोलते हैं। अब हम लोगों को निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू एडिशनल एक्सियल थ्रस्ट। First of all, a section or a shaft is given which is subjected to the combined bending stress as well as the axial. यहाँ पे जो shaft है उसमें combination of both the axial thrust जो कि P है और बेंडिंग थ्रस्ट और बेंडिंग मोमेंट जो कि M लगे हुए हैं, मतलब यहाँ उसको खींचा भी जा रहा है और घुमा भी रहा हूँ, तो दोनों ही लगे हुए हैं। दिस सिचुएशन अराइजेस इन वेरियस मैकेनिकल मशीन्स और मशीन एलिमेंट्स, मतलब जितने भी मैकेनिकल के मशीन्स वगैरह है उसमें क्या होता है कि खींचा भी जाता है और घूमता रहता है चीज़ों को। जैसे हम लोग का गाड़ी का शेफ्ट होते हैं वो भी घूमते रहता है, साथों साथ उसको एक कोई चीज़ पकड़ कर रखता है, तो उसमें क्या होता है कि एक्सियल थ्रस्ट भी लगता है और बेंडिंग भी और घूमता भी है, मोमेंट भी लगते हैं।
तो वही है। उसके बाद व्हाट विल बी द बेंडिंग स्ट्रेस। अगर बेंडिंग स्ट्रेस निकालने दिया जाए तो मैंने पहले ही अभी आप लोगों को बताया कि बेंडिंग स्ट्रेस की बेंडिंग इक्वेशन है उससे हम लोग लिखते हैं कि m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो गया, m/i इंटू वाई, या सीधा सा उसको लिख सकते हैं m/z। बट ये जो हम लोगों के पास ये जो सेक्शन है, ये जो शेफ्ट है, शेफ्ट के टॉप पोर्शन में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, और मिड सेक्शन में भी कंप्रेशन हो रहा है और बॉटम सेक्शन में भी कंप्रेशन हो रहा है। तो टॉप सेक्शन में कितने बेंडिंग स्ट्रेस बनेगी। ये जो 3 फार्मूला है शेफ्ट में, ये शेफ्ट में हालांकि जो शेफ्ट के न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें यूज़ होते हैं, और ये फार्मूलाज आप लोगों को याद रखना है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस के फार्मूलाज है शेफ्ट में क्या क्या वैल्यूज़ है। सेंटर में भी, टॉप में भी और बॉटम में भी, तीनों जगह ही हम लोगों का जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव है। टॉप में पॉजिटिव है, मिड पॉइंट में बेंडिंग स्ट्रेस अप्लाई नहीं करते हैं, और बॉटम में निगेटिव बेंडिंग स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। सो टॉप में क्या हो रहा है, सो टॉप पोर्शन में एक्सियल थ्रस्ट के कारण कितने स्ट्रेस लग रहा है, एक्सियल थ्रस्ट के कारण स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया। सो एक्सियल थ्रस्ट बाय एरिया प्लस मोमेंट के कारण स्ट्रेस कितना हो गया, m/i इंटू वाई। मिड पॉइंट में सिर्फ एक्सियल थ्रस्ट लग रहा है तो इसीलिए लोड बाय एरिया और p बाय एरिया कर दिया, और बॉटम पॉइंट में लोड बाय एरिया माइनस ऑफ m/i इंटू वाई कंप्रेसिव वैल्यू लग रहे हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक शियर स्ट्रेस इन बीम। जो बीम्स होते हैं, बीम के वेरियस क्रॉस सेक्शंस होते हैं, और डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस में डिफरेंट शियर स्ट्रेसेस निकलता है। जैसे शियर स्ट्रेस की फॉर्मूला है v इंटू क्यू डिवाइडेड बाय i इंटू बी। हियर